नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत प्रतियोगिताएं जारी। टिहरी में सीएम ने किया कयाकिंग कैनोइंग का शुभारंभ। खटीमा में देखा मलखंभ, खिलाड़ियों को दी सौगात। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कमल खिलने पर गरमाई सियासत। चुनाव परिणाम पर हरदा ने कसा तंज, अपनों को बताया दगाबाज, आप पर साधा निशाना। मशहूर हास्य कलाकार गणानंद का निधन। देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में ली अंतिम सांस। प्रदेश में शोक की लहर। सीएम धामी ने भी जताया दुख। और देहरादून में जमीन फर्जीवाड़ा मामले पर एक्शन। 15 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों सहित 16 पर मुकदमा। फर्जी तरीके से बेच डाली पार्क की जमीन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को सराहा। उन्होंने कहा कि राज्य का सौभाग्य है कि वो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के तौर पर भी विकसित किया जाए। बधाई देता हूँ। देवभूमि का मान ऊंचा किया है और हमारा स्थान 6ठे स्थान पर आ चुका है और लगातार हमारे खिलाड़ी पदक प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी देवभूमि खेल भूमि। टिहरी से पहले टनकपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन चेतना केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। सीएम ने कहा कि ये गौरव की बात है कि उत्तराखंड से मलखंभ और योगासन की प्रतियोगिता राष्ट्रीय खेलों में शामिल हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने चकरपुर स्टेडियम में बोर्डिंग बॉक्सिंग अकेडमी खोलने का ऐलान किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। मलखंभ हमारा बहुत ही प्राचीन खेल है और इस बार राष्ट्रीय खेलों में इसको सम्मिलित किया गया। 20 वर्षीय खिलाड़ियों को मलखंभ में भाग लेने का अवसर मिला और हमारे छतरपुर क्षेत्र के लिए, सीमांत क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि अब यहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने से ये क्षेत्र भी हमारा खेलों के क्षेत्र में भी आ रहा है। एक बड़ी संभावनाएं पूरे राज्य के अंदर हमारे खिलाड़ियों की है मलखंभ के उस पर भी और सामान्य स्थितियों में पैदा होने वाले बच्चे भी मलखंभ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी ने जीत हासिल कर 27 साल बाद सत्ता में वापसी की, तो वहीं कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। दिल्ली चुनाव परिणाम पर अब उत्तराखंड में सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में खिला कमल, उत्तराखंड में दिखा असर। दिल्ली चुनाव परिणाम पर देवभूमि में गरमाई सियासत। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम बीजेपी के फेवर में आया। 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला और बीजेपी को सत्ता मिली। लेकिन दिल्ली के चुनाव परिणाम का असर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सियासत गरमाती दिख रही है। दिल्ली चुनाव परिणाम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता जाहिर की है। हरदा ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि चुनाव परिणाम चिंतनीय और विचारणीय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संपूर्ण शक्ति लगाकर छल बल धन की युद्ध नीति अपनाकर जीत के लिए काम करती है। बीजेपी के पास इस समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में 2 विपक्ष को रौंद देने वाले जबरदस्त प्रचारक हैं। दिल्ली जीते उससे पहले बिहार की तैयारी है। ये है आज की बीजेपी। यदि गठबंधन के साथियों ने विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नीचे से चटाई खिसकाने का लक्ष्य नहीं रखा होता, तो दिल्ली में दोनों पार्टियों के मध्य एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हो सकता था। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि वो हरीश रावत की इस पोस्ट से सहमत हैं, क्योंकि बीजेपी की पूरे देश से कांग्रेस और अन्य पार्टियों को खत्म करने की मंशा है। देखिए, हरीश रावत जी ने जो पोस्ट करी है, हम बिल्कुल उससे सहमत हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर से कांग्रेस और अन्य पार्टी को ख़त्म करने की उनकी मंशा है। वो नहीं चाहते कि विपक्ष मौजूद रहे, क्योंकि अगर विपक्ष रहेगा तो वो अपनी बात भी उठाएगा, जनता की समस्याओं को भी उठाएगा। और जो समाज में जो आप इस प्रकार का जहर घोल रहे हैं, आप धर्म का जहर घोल रहे हैं, विकास से आपका कोई लेना देना नहीं है। जो आपने मुद्दे जनता के सामने लेके गए थे, आपने कहा था कि हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे,
किसानों की आय दोगुनी करेंगे, काला धन लेके आएंगे। ये मुद्दे तो उठेंगे, जन सरोकार के जो मुद्दे हैं विपक्ष उनको उठाने का काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मेन फोकस जो है विपक्ष को खत्म करने का है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन का कहना है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। हरीश रावत ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए कहा है तो वो हमारे सर्वोपरि नेता हैं। देखिए, कांग्रेस के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि डूबता हुआ जहाज है, और फिलहाल जो है इसके अंदर जो नेतृत्व है वो केवल कहने मात्र का है, और उस नेतृत्व की ना तो पार्टी के अंदर कोई पकड़ है, न ही जनता किसी प्रकार से वो स्वीकार करती है। जहाँ तक हरीश रावत जी ने अटल मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए कहा है, तो कभी कभी सच मुँह से निकल जाता है। ये तो बात सही है कि हमारे साथ माननीय मोदी जी का आशीर्वाद और अमित शाह जी की रणनीति रहती है, तो वो हमारे सर्वोपरि नेता हैं। और आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी की अपनी अलग पहचान है। एक तरफ जहां दिल्ली में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत कर ली है, तो वहीं इस जीत के बाद उत्तराखंड में सियासत गर्माती दिख रही है। हरीश रावत बीजेपी के रणनीति की तारीफ कर रहे हैं, उनके प्लानिंग को सराह रहे हैं। इसी के साथ साथ अपने साथियों की भी आलोचना कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं दिया, और इसी को कांग्रेस की हार का कारण हरीश रावत बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि दिल्ली में मिली इस करारी हार का असर आखिर आगे क्या मिलता है और कांग्रेस अपनी इस हार से क्या सीख लेती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान अव्यवस्थाओं की कई शिकायतें सामने आई थी, जिससे सीख लेते हुए इस बार चारधाम यात्रा की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए किया गया है ताकि दूसरे श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई परेशानी ना हो सके। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की तैयारी तेज, चारधाम की व्यवस्था में बड़ा बदलाव, वीआईपी दर्शन पर रोक, यात्रियों की परेशानी होगी दूर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इस बार पिछली बार सामने आई अव्यवस्थाओं से सीख लेते हुए कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वीआईपी दर्शन को लेकर। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर वीआईपी श्रद्धालुओं के दर्शन पर फिलहाल शुरुआत के 1 महीने के लिए रोक लगाई गई है। धामी सरकार ने चारधाम यात्रा में पहले 1 महीने में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है, जिसे लेकर मुख्य सचिव ने दूसरे राज्यों के मुख्य सचिव को लेटर भेजा है, जिसमें कहा गया है कि पहले 1 महीने में कोई भी वीआईपी दर्शन के लिए ना आए। पहले 1 महीने में वीआईपी श्रद्धालुओं को कोई भी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। चारधाम के कपाट खुलने के बाद पहले 1 महीने किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन को अनुमन्य नहीं किया जाएगा। ये बड़ा क्लियर कट है और इसमें हम अपने माननीय मुख्य सचिव महोदया के माध्यम से सभी प्रदेश के मुख्य सचिव महोदयों को एक पत्र भी भिजवाएंगे। नॉर्मल दर्शनार्थी की तरफ आना चाहें उनका स्वागत है, लेकिन हम एक विशिष्ट प्रोटोकॉल देकर वीआईपी दर्शन ये नहीं संभव है और प्रारंभ के 1 महीने में इस पर पूर्णतया प्रतिबंध है। बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है, जिसकी तैयारी में शासन प्रशासन जुटा है। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था। अनियमितताओं की खबरें भी सामने आई थी। इन्हीं को दूर करने के मकसद से इस बार वीआईपी दर्शन पर सख्ती दिखाते हुए शुरुआत के पहले 1 महीने में वीआईपी श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगाई गई है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। सबको हंसाने वाले उत्तराखंड के हास्य कलाकार गन्ना भाई आज सबको रुला गए। घनानंद आज हमेशा के लिए खामोश हो गए। उनके निधन की खबर से प्रदेश भर में शोक की लहर है। हाँस्ने होला, लेकिन हाँस्नु चढाउँछ, बेमतलबी हाँस्नु चढाउँछ। किन हाँस्नु चढाउँछ कि वैसे फेफड़ा जो छन् एक्सरसाइज गर्दन, इनका नै जरुरत नहीं है। हाँसे कि बहुत ज्यादा एक्चुअल में जो सब उत्तराखंड के मशहूर हास्य कलाकार घनानंद आज सबको अलविदा कह गए। कुछ दिनों से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक से उनके निधन की खबर ने सबको मायूस कर दिया। हर वक्त दूसरों को हंसाने और गुदगुदाने वाला शख्स आज सबको रुला गया। बता दें कि देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था।
पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था और आज खबर उनके निधन की आई, जिसके बाद प्रदेश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। घन्ना भाई ने कई क्षेत्रीय फिल्मों में जोरदार अभिनय निभाया था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रसिद्ध हास्य कलाकार के साथ साथ घनानंद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे और 2012 में पौड़ी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे। हालांकि राजनीतिक लड़ाई तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों को हंसी खुशी और सुकून देने में वो हमेशा सबसे आगे रहे। आज प्रदेश भर में उनके निधन की खबर से शोक की लहर है। बीजेपी के लिए भी ये एक अपूरणीय क्षति है। देखिए, अभी ये बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ और हम सोच रहे थे कि शायद भगवान की कृपा हो, लेकिन जिस प्रकार से अभी समाचार मिला बहुत ही अपूरणीय क्षति है और मैं स्वयं निशब्द हूँ, बहुत दुखी हूँ। एक हास्य कलाकार के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया कई मंचों के माध्यम से, और जब भी मुझे मिलते थे तो बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए मिलते थे हमेशा, और मुझे बहुत प्रेरणा भी देते थे, अपनी छोटी बहन मानते थे। मेरे लिए तो ये बहुत ही, इस समय मैं बहुत व्यथित हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। देखिए, आप पत्रकारों के माध्यम से ही मुझे अभी पता लगा है कि घनानंद गगोड़िया जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कला जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए। घनानंद गगोड़िया जी 2012 में पौड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी रहे और तब से लेके और अब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। घनानंद का जन्म साल 1953 में गढ़वाल मंडल में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा पौड़ी में पूरी हुई। 1970 के दशक के शुरुआत में उन्होंने रामलीला में बतौर हास्य कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई और उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम में काम किया। उत्तराखंड में बनने वाली कई फिल्मों का घनानंद हिस्सा रहे। घनानंद उत्तराखंड में काफी ज्यादा मशहूर थे। उन्होंने दशकों तक लोगों को एंटरटेन किया। सिनेमा जगत में सफल पारी खेलने के बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से पौड़ी विधानसभा में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें यहाँ हार का सामना करना पड़ा। 2022 विधानसभा चुनाव में भी घनानंद ने टिकट की दावेदारी की थी। फिल्म जगत से लेकर राजनीति तक में उन्होंने अपना नाम कमाया। आज भले ही घन्ना भाई हम सबके बीच में ना रहे हों, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और उनकी बातों को हमेशा उनके प्रशंसक याद करते रहेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर किच्चा में प्रीपेड मीटर का पुरजोर विरोध हो रहा है। क्षेत्र के लोग ने विधायक तिलक राज बेहड़ से समस्या के समाधान की मांग की। लोगों का आरोप है कि उनके बिना परमिशन के मीटर बदल दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले विधायक बेहड़ शंकर फॉर्म पहुंचे थे, जहां उन्होंने गुस्से में प्रीपेड मीटर सड़क पर फेंका था। इस घटना के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। मामला क्या, वहां ये लोग गए, इन्होंने लोगों को हड़काया। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने, अडानी के जो प्राइवेट लोग हैं, टीम है, जो कर्मचारी हैं, वो गए। उन्होंने उनसे कहा कि मीटर लगवाओ। उन्होंने कहा हम नहीं लगवाएंगे, मजदूर लोग हैं हम, हमारे मीटर ये लगे हुए हैं, पहले ही बंद पड़े हुए हैं, हमारे बस की नहीं है। तो इन्होंने धमकाया कि FIR कराएंगे, 10,000 जुर्माना पड़ेगा। जब बहुत डराया धमकाया, ये 10-12 लोग थे, वो गाँव के लोग कम थे बेचारे, मजदूरी पर जाते हैं। फिर लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तब तक मैं पहुँचा। उन्होंने उनके सामने ही आरोप लगाया कि हमें धमका रहे हैं। तब फिर मैंने मीटर तोड़े। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, शांतिक विरोध किया अभी तो। अब मैंने कल तो इनको जाने दिया, अब इससे ज़्यादा भी कुछ होगा तो करेंगे। देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने नगर निगम पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने संकल्प पत्र का हवाला देते हुए शहर की समस्याओं और उनके निस्तारण की दिशा में काम करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता देहरादून को हरित दून बनाने का है और इसके लिए पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा सौरभ थपलियाल शहर में साइकिलिंग ट्रैक बनाने का भी दावा कर रहे हैं। देखिए, प्राथमिकताएं जो हैं, हमने एक संकल्प पत्र जारी किया था और उस संकल्प पत्र में हमने देहरादून में जो समस्याएं हमारे आगे आने वाले समय में और जो समस्याओं का निराकरण हमें करना है,
तो उस हिसाब से एक तो जो निगम है ये जनता के द्वार जाएगा, तो हम जगह जगह जाएंगे, वहाँ कैंप लगाएंगे, तो जो क्षेत्र की समस्या है उनको सुनेंगे। और इसके अलावा जो दून है, दून को हरा भरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। जो पार्क हैं वो उनके अंदर अगर जो निर्माण कार्य हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार, साथ ही वहाँ पे उसमें हरे भरे पेड़ पौधे लगाना, ग्रीनरी उसमें विकसित करना और पैदल पाथ उसमें बनाना, कुछ साइकिलिंग के लिए ट्रैक भी हम विकसित करना चाहते हैं पूरे देहरादून के अंदर। नारसन के चिकोला गांव में मौजूद राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 14 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। बता दें कि इस कैंप में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत युवाओं को सेना में भर्ती होने के गुर सिखाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मंगल दल की सहभागिता से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। पीआरडी के जो अकॉर्डिंग जिले से जो ट्रेनिंग का पार्ट है ये चलाया जाएगा अभी यहाँ पे 14 दिन के लिए, और इसका आज से आगाज शुरू हो चुका है। इसमें अभी बच्चे आए हैं हमारे गांव के, जो इर्द गिर्द के आसपास के गांव में टिकोला, खेड़ा जट, गबरेड़ा, इधर से कुछ बच्चे आए हैं और इनका कल से स्टार्ट तो ऐसे आज ही हो गया, आज मापतोल वगैरह होगी है, और कल से इसको 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी 14 दिन का ही प्रोग्राम है और इसको जल्दी से जल्दी ये बच्चे भाई जैसा मौसम के अकॉर्डिंग बदलता हुआ मौसम है उस तरीके से सब प्रिकॉशन के लिए बता दिया गया है कि भाई अपने प्रिकॉशन के हिसाब से आना है, उनको टाइमिंग बता दिया गया है। वहीं राजधानी देहरादून की डिफेंस कॉलोनी में जमीन फर्जीवाड़ा कर लेआउट के विपरीत जमीन बेचने का खुलासा हुआ है। इस मामले पर 15 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों सहित 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि सभी पूर्व सैन्य अधिकारी समय समय पर द सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड के पदाधिकारी रहे हैं। आरोपियों ने इसी का फायदा उठाते हुए फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। देखिए, ये नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक मुकदमा कायम हुआ है। इसमें के वादी जो हैं एक रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है 12 या 13 लोगों के विरुद्ध एक नामजद एफआईआर दी गई थी और उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो डिफेंस कॉलोनी में जो खुली भूमि है उनको इन अभियुक्तों के द्वारा जो है उस भूमि को जो है फर्जी तरीके से धोखाधड़ी से कुछ कूट रचना कर या कुछ फर्जी कागजात तैयार कर उसको जो है विक्रय किया गया है। इस संबंध में जो है हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें तफ्तीश जो है प्रारंभ कर दी गई है। इसमें भी जो हमारे जो दस्तावेज हैं और अभिलेख हैं वो वादी के द्वारा हमारे द्वारा मांग की गई है, तो वादी के द्वारा जैसे उपलब्ध करा दिए जाएंगे तो उसके उपरांत उनका भी परिशीलन, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई जो है उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। उधर हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक बी फार्मा का छात्र हाई पावर लाइन की चपेट में आ गया। दरअसल प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की छत पर युवक चढ़ा और चलने लगा। इसी दौरान करंट लगते ही युवक ट्रेन की छत से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। ये मंजर देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। वही स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई है। लोहाघाट में पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 8.20 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेजा गया है। हरीश प्रसाद जी के द्वारा अपनी टीम के साथ में जो है चेकिंग के दौरान सडनली एक व्यक्ति सुमित कुमार टोपी को 8.2 ग्राम हेरोइन के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। सर ये बलाई वाली रोड पर पकड़ा था और बताया गया कि चंपावत से लेकर आया था। तो सर इसमें कंटिन्यू लगातार हम लोग जो है जो नशा बेचने वाले हैं, जो स्मैक वाले हैं, उन लोगों को चिन्हित कर रखा है और समय समय पर उनके विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जाएगी। अल्मोड़ा में पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को दबोचा। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि 2 अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से करीब 140 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए है। देखिए, ये 2 अलग अलग केसेस में हमारे एक तो देघाट थाना पुलिस ने और एक भतरोज खान में, जिसमें दोनों में एसओजी का भी रोल रहा है, सबने मिलके लगभग 140 केजी के आसपास गांजा, जिसकी अगर हम वैल्यू पता करें तो लगभग 35 लाख से अधिक का है, तो ये बरामद किया है। इसमें 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। गदरपुर के किसान मौसम में हो रहे परिवर्तन के चलते परेशान हैं। किसानों का कहना है कि इस मौसम में बढ़ रहा तापमान गेहूं की फसल के लिए अच्छा नहीं है। कृषि विशेषज्ञ हरनाम सिंह सेठिया ने बताया कि यही हाल रहा तो गेहूं का उत्पादन आधा हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वो फसलों में
पोटेशियम और पोटाश का इस्तेमाल करें। महेंद्र पाल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप काफ़ी इसमें जानकारी लेने के लिए इच्छुक रहते हैं। ये मौसम का जो प्रभाव है, एकदम गर्मी शुरू हो गई है और इस बार ख़ास तौर पे अपने इस तराई एरिया में उधम सिंह नगर में जो बारिश है वो 66% कम हुई है और खेतों में नमी भी कम हो रही है और ऊपर गर्मी है और इसका असर ये पड़ेगा पैदावार पे। जहाँ 25-26 कुंटल पैदावार होती है और ऐसा अगर मौसम बना रहा और बारिश ना हुई और टेम्परेचर कम नहीं हुआ तो पैदावार में बहुत प्रभाव पड़ेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत प्रतियोगिताएं जारी। टिहरी में सीएम ने किया क्याकिंग कैनोइंग का शुभारंभ। खटीमा में देखा मलखम्ब, खिलाड़ियों को दी सौगात। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कमल खिलने पर गरमाई सियासत। चुनाव परिणाम पर हरदा ने कसा तंज, अपनों को बताया दगाबाज, आप पर साधा निशाना। मशहूर हास्य कलाकार गणानंद का निधन। देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में ली अंतिम सांस। प्रदेश में शोक की लहर। सीएम धामी ने भी जताया दुख। और देहरादून में जमीन फर्जीवाड़ा मामले पर एक्शन। 15 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों सहित 16 पर मुकदमा। फर्जी तरीके से बेच डाली पार्क की जमीन।